बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जनक नारायण जी। साथियों, जैसा कि सर ने अभी बताया, मैं दिल्ली से चल के आप लोगों के बीच में आया हूँ। अभी अब चूंकि आज जो प्रोग्राम है कहीं हम भूल न जाएं, ये टाइटल दिया गया है, तो एक सवाल मन में क्रिएट होता है कि क्या क्या भूलना है, क्या भूल जाने की बात हो रही है, क्या याद रखने की जरूरत है। साथियों, अगर इस देश के इतिहास को हम देखें तो इस देश के जो इतिहास का मूल है, अभी हमने एक शपथ ली कि द्रविड़ों का, बहुजन द्रविड़ों के लिए बहुजन द्रविड़ों का शासन प्राप्त करने के लिए। तो ये द्रविड़, ये कौन है? जब हम इस देश का अध्ययन करते हैं, इस देश का ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस देश में दो नस्लें, जो इस देश का इतिहास प्रारंभ होता है, इस देश में दो अलग अलग नस्ल के लोग इस देश में मिलते हैं। एक जो इस देश के मूल रेस है, मूल नस्ल है द्रविड़ नस्ल, जिन्होंने इस देश की सबसे पुरानी सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता का निर्माण किया। वो सभ्यता वो अफगानिस्तान से लेके आपके गुजरात तक मिल जाएगी। ये है द्रविड़ों की, इस देश के मूल निवासियों की सभ्यता। और एक नस्ल है आर्य, जो उस सभ्यता को नष्ट करके यहां शासक बन बैठी, जिसे आज हम ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। तो ये जो द्रविड़ आर्य संघर्ष है, ये तब शुरू हुआ, आज से 3200 साल पहले शुरू हुआ, और आज भी वो हर चीज में वो संघर्ष आपको दिख जाएगा क्लियर कट। तो इस संघर्ष में जो पहला जो शुरुआत है, जैसे हम तथागत बुद्ध की बात करते हैं कि जो श्रवण संस्कृति है, द्रविड़ संस्कृति को हम अनार्य संस्कृति के नाम से, श्रवण संस्कृति के नाम से, कई नामों से जानते हैं, वो एक्चुअल में द्रविड़ संस्कृति है। और इस संस्कृति में जो बुद्ध हुए वो पहले व्यक्ति नहीं थे, उनसे पहले 27 बुद्ध इस संस्कृति में हो चुके थे, जिन बुद्ध को हम जानते हैं। तथागत गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, वो 28वें बुद्ध थे। तो यहां से हमें जो लिटरेचर मिलता है, जो त्रिपिटक है, उनमें तथागत बुद्ध का जो संघर्ष है, जो उनका ज्ञान है, तथागत बुद्ध ने जो बुद्धत्व प्राप्त किया, उसमें उन्होंने जो चीज आइडेंटिफाई की, पहली बात तो उन्होंने इकाई व्यक्ति को माना, जो चिंतन का केंद्र माना, उसको व्यक्ति को माना, सेल्फ माना, इकाई व्यक्ति माना, और देखा कि व्यक्ति दुखी है, दुख है, यही सत्य है। फिर उन्होंने देखा कि दुख का कारण है। फिर उन्होंने बताया कि अगर कारण है तो ये कारण हम पहचान के अगर इसका निवारण करें तो दुख छट सकता है। एक अवस्था ऐसी आएगी जब दुख छट जाएगा, वहां एक सामान्य अवस्था आएगी। उन्होंने सुख की बात नहीं करी, कभी दुख कम करने की बात करी। तो हम देखते हैं कि द्रविड़ सभ्यता में जो संघर्ष है, आर्य द्रविड़ संघर्ष, उसमें 27 बुद्ध हैं जो अध्यात्म की बात करते हैं। 28वें बुद्ध तथागत बुद्ध है, जिन्होंने लोगों को एक सिस्टम दिया, एक आध्यात्मिक डेवलपमेंट का एक सिस्टम दिया, और लोग उसमें एक संघ के तहत लगे। उसके बाद भी सम्राट अशोक का काल आया, उन्होंने सत्ता के बल पे जो बुद्धिज्म, जो पूरी दुनिया में जो बुद्धिज्म का प्रसार हुआ, वो सत्ता के दम पे हुआ। जो तथागत बुद्ध ने, जो अशोक ने, उनकी जो लड़की थी संघमित्रा, उनका जो लड़का था महेंद्र, लड़के को श्रीलंका भेजा, और भी जो उनके भाई बंधु थे उन्हें अलग अलग कंट्री में प्रचारक के तौर पे भेजा। तो भारत और भारत के बाहर बुद्धिज्म फैला।
तो इस तरीके से जो एक संस्कृति डेवलप हुई, बुद्धिज्म संस्कृति जो डेवलप हुई, वो सत्ता के सहारे डेवलप हुई। ये बात हमें याद रखना चाहिए कि एक ईमानदार व्यक्ति में आई सत्ता, उसका कैसे सदुपयोग किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम मिडिल एज की बात करें, तो मिडिल एज में ये जो एक्चुअली जिसको हम ब्राह्मणवाद जो भी कहते हैं, ये रविदास और कबीर के टाइम तक शुद्ध ब्राह्मण धर्म था। जो एक वैदिक संस्कृति है, ये शुद्ध ब्राह्मण धर्म था और इसको चलाने वाले लोग ब्राह्मण थे। इनकी आइडिया को, इनके विचार को ब्राह्मणवाद के नाम से जाना जाता था। उसमें मिडिल एज में सबसे ज्यादा इनके ऊपर प्रहार करने वाले व्यक्ति अगर कोई हुए हैं तो रविदास, कबीर, और उधर बाद में जो सब महापुरुषों का जो एक अच्छे विचारों को संगठित करने वाले गुरु नानक हुए, गुरु नानक देव, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी। तो इस तरीके से जो मिडिल एज है उसमें भी हम ब्राह्मण और बहुजन, ये द्रविड़ संघर्ष स्पष्ट देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं मुगलों के काल। जो मुगल का काल है उसमें ब्राह्मणों ने अपने आप को कन्वर्ट करना शुरू किया। जब हमारे रविदास, कबीर, इन्होंने ब्राह्मणवाद के ऊपर सीधा अटैक किया, जो इनकी कुरीतियां थी उसके ऊपर सीधा अटैक किया, तो इन्होंने अपने आप को छिपाने के लिए एक खोल गढ़ा, हिंदू। हिंदू जो शब्द है वो मुगलों की देन है। उसको इन्होंने एज ए धर्म प्रचारित करना शुरू किया और ब्राह्मण को हिंदू के खोल में कन्वर्ट कर दिया। जो इनका आज का जो ब्राह्मणवाद था, जो कल का ब्राह्मणवाद था, वही आज का हिंदुत्व है, वही आज का हिंदूवाद है, जो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को पालने पोसते, ब्राह्मणों की सत्ता स्थापित करने की बात करता है। तो जब हम आधुनिक युग में आते हैं, आधुनिक युग में जो ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स जो है वो मानवतावादी लोग थे। आए तो यहां व्यापार के दृष्टिकोण से, लेकिन कई सारे बेनिफिट्स भी यहां उन्होंने शुरू किया। और जो सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू किया उन्होंने, वो शिक्षा सर्वोपरि बनाने का काम किया। उन्होंने 1835 में लॉर्ड मैकाले ने देश में सार्वजनिक शिक्षा पद्धति लागू की। वो पहला समय था जब बहुजन समाज को भी और इस देश की महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार प्राप्त हुआ। इससे पहले जो एक इस भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा है, जिसको हम बहुजन समाज के नाम से जानते हैं, उसको पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे राज मनुस्मृति का था और मनुस्मृति शोषणवादी जो विषमतावादी स्ट्रक्चर है, व्यवस्था, समाज व्यवस्था, उसको वो बढ़ावा देती है, उसको लागू करती है। तो जब लॉर्ड मैकाले के प्रयासों से सार्वजनिक शिक्षा पद्धति लागू हुई, उस दौर में हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में लोग पढ़ाई की ओर अग्रसर होते हैं और उन्हीं में से एक है फूले दंपति, महामना ज्योतिबा राव फूले और उनकी वाइफ, जो सातारा, पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण की तो उन्होंने पहली बार जो उनके मन में जो चेतना पैदा हुई, तो उन्होंने उसको एक कविता के रूप में लिखा कि शिक्षा बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र हताश हो गए और गुलाम बनने के लिए मजबूर हो गए। एक अकेली अविद्या ने इतना बड़ा सर्वनाश किया। तो उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और लोगों को शिक्षित करना शुरू किया। उन्होंने एक किताब लिखी, गुलामगिरी। उसके बाद उन्होंने लिखा किसान का कोड़ा। तो इन किताबों में उन्होंने जो ये ब्राह्मणवादी स्ट्रक्चर है, जो ब्राह्मणवादी शोषण दमन है, उसके खिलाफ बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने व्याख्या करी। उनके साथ ही बंगाल के अंदर शुरू हुआ आंदोलन, नमो शूद्र आंदोलन, ठाकुर गुरचंद के नेतृत्व में। एक चांडाल जाति होती है बंगाल के अंदर, वो शमशान में रहती है और मुर्दों को
कफन बेचने का, जलाने का काम करती थी, समाज से कटी हुई जाती या छूट जाती थी। तो साहू जी महाराज जो महात्मा ज्योतिबा फूले का समय पीरियड है, उसी समय में बंगाल के अंदर जो आंदोलन शुरू हुआ वो नमो शूद्रों का आंदोलन शुरू हुआ। इधर उत्तर प्रदेश जो हिंदी जो काऊ बेल्ट है, जहां गाय की सुरक्षा को और ब्राह्मण की सुरक्षा को सर्वोपरि माना जाता है, उस बेल्ट को हम काऊ बेल्ट कहते हैं। इसको ब्राह्मणों ने आर्यावर्त नाम दिया। उधर आदि धर्म आंदोलन का मूवमेंट शुरू हुआ। स्वामी अछूतानंद एक व्यक्ति हुए थे, उन्होंने आदि धर्म आंदोलन शुरू किया। उसी दौर में साउथ में नारायणा गुरु ने शुरुआत करी, आयंकाली ने शुरू किया, फिर बाद में तमिलनाडु के अंदर पेरियार ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया। तो इस तरीके से वो दौर था। महाराष्ट्र के अंदर फूले के बाद छत्रपति साहू जी महाराज ने उस आंदोलन को अपने रियासत में स्टार्ट किया। उसके बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तैयार हुए तो उन्होंने उसको कंटिन्यू किया। उधर जब इधर बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे तो पंजाब के अंदर बाबू मंगूराम मंगूवालिया ने आद धर्म आंदोलन की शुरुआत करी। तो इस तरीके से ज्यादातर जो हम एक क्लियर कट एक सीमा रेखा अगर बनाएं, स्वतंत्रता के पहले का भारत और स्वतंत्रता के बाद का भारत, तो जो स्वतंत्रता के पहले का जो ब्रिटिश भारत था, उसमें हमारे समाज में जागरूकता पैदा होनी शुरू हो गई थी और अपने अधिकारों को लेके स्थानीय स्तर पे संघर्ष भी शुरू हो गए थे। लोग अपने अपने स्तर पे संघर्ष कर रहे थे। तो जो हम जानते हैं, जो उस टाइम पीरियड के 10, 15, 20 नाम हम ले सकते हैं देश के अलग अलग भागों में, वो सब सामाजिक न्याय प्राप्त करने का मुहिम चला रहे थे, सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। उसके बाद जो सिचुएशन डेवलप हुई और देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद संविधान बना। संविधान में हमें कुछ मौलिक अधिकार मिले, कुछ स्पेशल राइट्स मिले, आरक्षण जिसको हम कहते हैं। शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था हुई, सरकारी जॉब्स में आरक्षण की व्यवस्था हुई, पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी आया, और भी जो सामाजिक विकास के जो फंड रिलीज करने की भी व्यवस्था बाद में हुई। इस तरीके से एक संवैधानिक युग में आए। स्वतंत्रता के बाद जो हमें सबसे बड़ा और पावरफुल अधिकार मिला वो वोट का अधिकार था और एक सिस्टम था। स्वतंत्रता के पहले कोई सिस्टम नहीं था, वहां साम्राज्यवाद था, ब्रिटिशों का साम्राज्यवाद था। तो अब जब निरंकुश शासन होता है, उसको कोई चुन नहीं सकता। वहां हम अपनी समस्याओं को, अगर हमें कोई समस्या है, हमारे समाज को कोई समस्या है, तो उसके लिए हम संघर्ष कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं, याचिका दे सकते हैं। तो हमारे जो महापुरुष हैं उस दौर, वो जो दौर है वो सोशल जस्टिस का दौर है, सामाजिक न्याय की मांग का दौर है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद हम एक सिस्टम में आते हैं जहां हमें एक पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था मिलती है और वोट का अधिकार मिलता है। इसके साथ ही हमें एक जिम्मेदारी भी मिल जाती है। जब हमें कोई अधिकार मिलता है तो उसके साथ हमें कर्तव्य भी मिलते हैं, जिम्मेदारी भी मिलती है। तो जब हम एक सिस्टम में आ गए, हमें वोट का अधिकार मिल गया, तो अब हम सेल्फ प्रयास से, स्वप्रयत्न से, अगर हम अपने आप को टुकड़ों में बटे समाज को बहुसंख्यक समाज बना ले, जो कि हम एक ही भाई मनुवाद के आधार पर बांटे गए हैं, तो हम एक बहुमत, एक राजनीतिक सामाजिक बहुमत बना सकते हैं। और अगर हम बहुमत बना लें तो हम सत्ता बना सकते हैं। अगर हम सत्ता बना लें तो मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि जो शासक कौमें होती हैं उसके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होते। तो हम जो हमारे साथ आए दिन सामाजिक अन्याय अत्याचार, प्रशासनिक अन्याय अत्याचार, राजनीतिक अन्याय अत्याचार हम देखने को मिल रहे हैं, उस पर लगाम लगा सकते हैं।
ये कांसीराम साहब का मानना था। जो स्वतंत्रता के बाद जो एक पीढ़ी निर्माण हुई और माननीय जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 56 में उनकी डेथ के बाद एक वैक्यूम नजर आया। जो उनके लेफ्टिनेंट थे वो स्वार्थी प्रवृत्ति के निकले, दूरदर्शी नहीं थे, इसलिए उन्होंने राजनीतिक समझौते, सैद्धांतिक समझौते करने शुरू किए। और जो बाबा साहब का जो मूवमेंट था उसे गांधी के चरणों में, गांधीवादियों के चरणों में ले जाके समर्पित कर दिया। हालांकि माननीय कांसीराम साहब ने उसको बचाने का कुछ टाइम तक प्रयास किया, लेकिन उन्होंने देखा कि इनको समझाना मुश्किल है और इनके साथ रह के इसको कंटिन्यू कर पाना मुश्किल है। तो उन्होंने जो आम जनता है उसमें देखा कि कौन सा हमारे समाज का कौन सा एक वर्ग है जिसको लेके हम एक नया प्रयास शुरू कर सकते हैं। उस जमाने में उन्हें कर्मचारी वर्ग, जो बहुजन समाज का एक कर्मचारी अधिकारी वर्ग था, वही वर्ग ऐसा लगा जो बुद्धि भी पढ़ा लिखा है, थोड़ा बुद्धि भी चलाता है, जॉब करता है, तो थोड़ा सा आर्थिक तंत्र पे भी मजबूत है और समाज को समझा सकने लायक भी है। तो उन्होंने कर्मचारी वर्ग को चुना और सबसे पहले उन्होंने बामसेफ 78 में बामसेफ का निर्माण किया। फिर देखा कि जो कर्मचारी वर्ग है वो ये जो सैद्धांतिक बात है उसको तो आगे बढ़ा सकता है, लेकिन संघर्ष, खुल के संघर्ष, चूंकि जो व्यवस्थापिका है वो कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत आती है, इसलिए हम खुल के कर्मचारी अधिकारी वर्ग खुल के समाज में एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो उन्होंने 82 के अंदर DS4 बनाई। DS4 में बहुत सारे जत्थे बनाए उन्होंने, जागृत जत्था, संघर्ष समिति। जागृत जत्था वालों का काम होता था गीत गाना बजाना वगैरह करके लोगों को जागरूक करते थे। इस तरीके से मतलब जो उन संघर्ष के दौर में उन्हें जो चीज समझ में आई कि ये अभी के लिए उपयुक्त है, उन्होंने उस तरीके से रिफॉर्म किया चीजों का। और 84 के अंदर जब उन्होंने देखा कि समाज में कुछ हरारत पैदा हो गई है, तो एक राजनीतिक पार्टी का उन्होंने निर्माण किया। और जैसे ही उन्होंने सत्ता की बात शुरू की तो उनके ही खेमे से कुछ दलाल टाइप के लोगों को, जो बामसेफ जिसको कहते थे, बामसेफ में जो स्वार्थी टाइप के लोग थे, उनको कांग्रेस ने कुछ टुकड़े फेंके और वो बिक गए। करीब 100-150 लोग थे उस टाइम जो 86 के अंदर बिके। ये मैं नहीं कह रहा, कांसीराम जी ने कहा, कई भाषणों में उन्होंने कहा और कांसीराम से अलग रास्ता पकड़ी। उस दिन कांसीराम जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, ये पूरी बाम से मिलके जिस दिन कांसीराम के घुटनों के बराबर काम कर लेगी ना, उस दिन कांसीराम राजनीति छोड़ देगा। और आज कांसीराम साहब की डेथ के 16 वर्ष हो चुके हैं। आज अगर हम कांसीराम के काम की और जो बुद्धिजीवी जो अपने आप कहते थे बामसेफ वाले, उनके काम की तुलना करें तो आज भी वो घुटने बराबर नहीं पहुंचे। तो इस तरीके से कांसीराम साहब ने जो शुरुआत करी, जैसे अभी सर ने बताया उत्तर प्रदेश को प्रयोगशाला बनाई। जो उत्तर प्रदेश की धरती है ना, उसको ब्राह्मणों ने अपने शास्त्रों में आर्यावर्त कहा है। वो ब्राह्मणवाद का गढ़ है। तो जब कांसीराम साहब ने देखा कि ये ब्राह्मणवाद का गढ़ है, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को चुना कि हम तुम्हारे गढ़ में ही तुम्हें चुनौती देंगे, तुम्हारे गढ़ में ही तुम्हें हराएंगे। और उसे आधार बना के उन्होंने काम शुरू किया और वहां सफलता भी मिली। जो 93 में उन्होंने वहां का लोकल लीडर थे मुलायम सिंह को देखा कि ये ओबीसी का लीडर है और इसके साथ अगर बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होता है तो वहां जो मनवादी ताकतें हैं उनको रोका जा सकता है। 93 में गठबंधन हुआ और उस गठबंधन का नतीजा ये हुआ कि सपा बसपा की मिलीजुली सरकार बन गई। तो 93 से जो सिलसिला शुरू हुआ वहां टूटी, तो फिर 95 में बसपा और भाजपा की सरकार मिलीजुली सरकार बनी। वो बाहरी सपोर्ट था भारतीय जनता पार्टी का,
फिर 97 में बनी, फिर 2002 में बनी। ये 3 बार जो सरकारें बनी, हालांकि कांसीराम साहब की अनिच्छा के बावजूद बनी। जिनको मुख्यमंत्री बनना था उनकी इच्छा के उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन सरकार बनी और काफी कुछ काम हुआ। 2002 में सरकार बनी, इसके बाद कांसीराम साहब बीमार हुए 2003 में, और फिर उसके बाद वो कभी पब्लिक में आए नहीं। 8 अक्टूबर 2006 को 12 बजे रात से पहले ही उनकी डेथ हो गई। इसलिए अब कल लोग मनाएंगे उनका परिनिर्वाण दिवस, क्योंकि लोगों ने अनाउंस किया है 9 तारीख को 12 बजे के बाद। इसलिए अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो 9 तारीख को मनाएंगे। एक्चुअलिटी क्या है? एक्चुअलिटी 8 तारीख को उनकी डेथ हुई है। 12 बजे के पहले 8 तारीख होती है और 12 के बाद ना हो जाती है। जो पुराने लोग हैं सबको पता है कि 12 के पहले डेथ हुई है। तो इसलिए जो सच्चाई जानते हैं, कम से कम उनकी डेथ को तो हम उनके वास्तविक डेथ को मनाएं, उसमें तो कम से कम नाटक ना करें, उसमें कम से कम कॉन्स्पिरेंसी ना करें। ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है, ये कांसीराम वादियों का नैतिक कर्तव्य बनता है। तो जो कांसीराम साहब ने जो ये संघर्ष का रास्ता चुना, तो उन्होंने देखा कि जो शोषित समाज है वो बहुसंख्यक है लेकिन टुकड़ों में बटा हुआ है। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, फिर SC में आप जाइए 1600 जातियां, ST में जाइए 1000 जातियां, OBC में जाइए 3500 जातियां, फिर जो धार्मिक अल्पसंख्यक है वो भी कुछ क्रिश्चियन है, कुछ ईसाई है, कुछ सिख है। इस तरीके से डिवीजन बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने देखा कि कॉमन चीज क्या है, तो उन्होंने पाया कि कॉमन चीज है शोषण। वहां बुद्ध ने पाया था दुख, कि जो दुख है वो कॉमन कारण है। यहां कांसीराम साहब ने जो कॉमन चीज पाया वो शोषण पाया, कि सभी का शोषण हो रहा है। शेड्यूल कास्ट का भी शोषण हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब का भी हो रहा है, शेड्यूल OBC का भी हो रहा है, माइनॉरिटीज का भी हो रहा है, और कॉमन दुश्मन भी है, शोषण करता भी है। तो उन्होंने देखा कि शोषण करता कौन है, तो उन्होंने देखा कि इस देश का जो ब्राह्मणवाद है, जिसको हम मनुवाद भी कहते हैं, आजकल वो उसको हिंदुत्व भी कहते हैं, तो उन्होंने देखा कि ये जो है ये कॉमन दुश्मन है, ये शोषण करता है। लेकिन वो शोषण 2 और लोगों के सहयोग से करता है। वो अपने साथ सामंतवाद और पूंजीवाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। सामंतवाद का प्रतीक है एक जो छत्री वर्ग है, वो सामंतवाद चलाते हैं, और जो बनिया है ऑलमोस्ट वो पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं। ये मनुस्मृति का सिस्टम है। जो शैक्षणिक संस्थान है, शिक्षा देने और शिक्षा लेने का काम ब्राह्मण करेंगे, जो देश की सुरक्षा है, समाज को प्रोटेक्ट करने का काम है वो क्षत्रिय करेंगे, और जो व्यापारिक काम है वो बनिया करेंगे। जो इन तीनों वर्गों की चाकरी करने का काम है, सेवा करने का काम है, वो शूद्र करेंगे। और एक ऐसा समाज है जिसको अनटचेबल, अस्पृश्य, अछूत जिसको कहा जाता था, वो तो इस वर्ग में ही शामिल नहीं था। वो पंचम दर्जे का एक समाज था जो अलग थलग पड़ा था बस्तियों में, और एक आदिवासी समाज था जिसको जंगलों में खदेड़ दिया गया था। तो इस तरीके से जो मान्यवर कांसीराम साहब का जो थॉट है, सिद्धांत है, वो हमारे जो इतिहास है, पूरे इतिहास का निचोड़ है। और अगर हम मान्यवर कांसीराम साहब के ही सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें हमें सफलता मिलेगी और हम इस देश के फिर से शासक होंगे। इसी प्रयास को लेकर बहुजन द्रविड़ पार्टी काम कर रही है, इस प्रयास को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसके लिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जीवन कुमार मल्ला जी हैं, वो अपनी बात रखेंगे विस्तार से। जो कांसीरामिज्म है उसके बारे में अपनी बात रखेंगे। चूंकि समय बहुत ज़्यादा मैंने ले लिया, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी को एक बार फिर से जय कांसीराम।